एफ्टल ने सबसे पावरफुल मेजिस में अपनी जगह बनाई, पर बाद में उसे पता चला कि वो मैजिक के लिए बना ही नहीं था और उसकी टूटी उम्मीदों के साथ वो मर गया। आगे जो होगा देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम डीमन कासल को देखते हैं, जहाँ पे काफी तबाही मच रही थी और उस डीमन के ऊपर एक मेज फायर अटैक कर रहा होता है, वहीं दूसरा वाटर अटैक। तभी हमारा तीसरा मेज एफ्टल उस पर लाइटनिंग अटैक करने लगता है और हीरो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर डीमन ने उसे रोक लिया था। अब उसके पैर जमीन में धंसने लगे थे, जो कि अर्थ मेज कर रहा था, जिससे वो कुछ समय के लिए हिल नहीं सकता था। एफ्टल काफी थक चुका था, पर तभी वो डीमन एक एनर्जी ब्लास्ट रेडी करने लगता है, जिसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। पर अर्थ मेज एक दीवार बना के उसे रोक लेता है, लेकिन वो वापस से अटैक रेडी करने लगता है। वहीं बाकी मेजेस उस पर अटैक कर रहे थे। डीमन को वो अटैक हाथों से रोकने पड़ते हैं, जिसका फायदा उठाकर हीरो उसके सर में तलवार घुसा देता है और एफ्टल उस पर काफी पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है। तभी बाकी लोग भी अटैक करते हैं, जिससे वो डीमन फाइनली मर चुका था और इसकी खुशी पूरे किंगडम में मनाई जा रही थी। सभी लोग मेजेस को चीयर कर रहे थे। किंग अनाउंस करते हैं कि इन 4 महान वॉरियर्स ने हीरो की मदद करी और डीमन किंग को हरा दिया। इसीलिए तुम लोगों की मेहनत को देख के मैं तुम्हें फायर, वाटर और विंड मेजेस का टाइटल, जो कि सबसे पावरफुल मेजेस को मिलता है, वो देने जा रहा हूँ। आज से मैं तुम्हें द 4 एम्परर्स का टाइटल देता हूँ। ये सुन के एफ्टल काफी इमोशनल था। वो बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ नोबल ब्लड वाले ही एम्परर का टाइटल पा सकते हैं और इसीलिए भले ही ये टाइटल सिर्फ मैजिक की दुनिया में काम आता हो, पर फिर भी हमें ये दिया जा रहा है। क्या जबरदस्त रिवॉर्ड है ये। तभी किंग आगे बढ़कर एफ्टल को उसका क्राउन पहनाने वाले थे। वो कहते हैं कि भले ही तुम मैजिक की दुनिया में सबसे पावरफुल नहीं हो, पर फिर भी तुम्हें एम्परर का टाइटल दिया गया है और आज से तुम अपने आप को लाइटनिंग एम्परर कह सकते हो। ये सुन के एफ्टल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुश था कि उसे ये सम्मान मिला है। तभी किंग क्राउड से नए एम्परर्स के लिए ताली बजाने को कहते हैं और सारा क्राउड उनके लिए चेयर करने लगता है। एफ्टल बोलता है कि पूरे 40 साल मैजिक की स्टडी करने के बाद लोगों ने मेरी मेहनत और एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया, और वो भी इतने शानदार तरीके से। अब काफी समय बीत जाता है। एफ्टल एक फील्ड में खड़ा था, तभी मार्लिन नाम की लड़की उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है। एफ्टल उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है आज का दिन भी ट्रेनिंग के लिए काफी अच्छा है। अब वो सभी स्टूडेंट्स के सर पे पत्थर रख के मैजिक पे फोकस करने की ट्रेनिंग कराने लगता है, पर एक लड़के का ध्यान भटक जाता है और पत्थर नीचे गिर जाता है। एफ्टल उसे फोकस करने को कहता है और समझाता है कि अगर तुम फोकस नहीं कर पाए तो चांटिंग के टाइम पे मैजिक सर्कल को मेंटेन नहीं कर पाओगे। फिलहाल वो उन्हें रुकने के लिए कहता है और लेवल 4 का मैजिक कास्ट करने के लिए बोलता है, पर तभी मर्लिन बोलती है मास्टर आप थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। पर एफ्टल कहता है कि मैं अभी बिल्कुल नहीं थका हूँ। मर्लिन को उसकी चिंता करते देख उसे याद आता है कि कैसे वो उसे बचपन में रोती हुई मिली थी, क्योंकि उसकी डीमन मॉम मारी जा चुकी थी। एफ्टल को बुरा लग रहा था क्योंकि उनकी लड़ाई में ये डीमन माँ बेटी फंस गए। वो सोचने लगता है कि शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा, पर मैंने तुम्हारे डीमन क्लैन के काफी सारे लोगों को मारा था और आज देखो तुम मुझे कितनी फिक्र भरी नजरों से देख रही हो। वो उनसे कहता है कि चलो अब लेवल 4 का स्पेल फिर से रिवाइज करते हैं, पर मर्लिन रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें लेवल 6 का मैजिक सिखाइए, जिसे सुन के बाकी स्टूडेंट्स हैरान थे। वो कहते हैं कि इतनी जल्दी लेवल 6, हमने तो बिल्कुल अभी अभी लेवल 5 सीखा था। एफ्टल बोलता है कि हमेशा की तरह। मर्लिन काफी जोश में है। वो कहती है कि ऑब्वियसली आखिर मैं लाइटनिंग एम्परर की सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मार्लिन, पहले अपनी कंसंट्रेशन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। मर्लिन कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी, पर फिर वो चुप हो जाती है। अब हम मर्लिन को एक जंगल के बाहर देखते हैं। वो कहती है कि मैं डर नहीं सकती और अंदर चली जाती है। थोड़ी गहराई में जाके उसे एक गुफा दिखती है। वो कहती है कि मैं इस मॉन्स्टर को हराऊंगी ताकि मैं सच में खुद को लाइटनिंग एम्परर की बेस्ट स्टूडेंट कह सकूं, और फिर मैं बाकी सबको सिखाऊंगी, जिससे मास्टर को बच्चों को इतना नहीं पढ़ाना पड़ेगा और वो आराम से रेस्ट कर सकेंगे। फिर हम उसे भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे वही मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। वो कहती है मेरा लेवल 4 का मैजिक इस पर बिल्कुल काम नहीं किया, अब मेरे पास बस एक ही मौका बचा है, और वो एक स्पेल कास्ट करने लगती है। वो मॉन्स्टर उसी की तरफ बढ़ रहा था, पर मर्लिन फोकस करती है और फाइनली लेवल 6 का थंडरबोल्ट अटैक करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ था। वो उसके अटैक से दूर जाके गिरती है और वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी एफ्टल आकर उसे बचा लेता है और गुस्से में कहता है मैंने कहा था ना कि इस जंगल से दूर रहना। मर्लिन उससे माफी मांगती है। एफ्टल थोड़ा शांत होकर उसे समझाता है कि सुनो मर्लिन, बाकी सभी स्टूडेंट्स में से तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन तुम बहुत जल्दी में हो और जल्दी में हासिल किया गया पावर असल में पावर नहीं होता, क्योंकि वो हाथों से निकल जाता है। वो ये सब कह ही रहा था, इतने में वो मॉन्स्टर वापस खड़ा हो जाता है और गुर्राने लगता है। एफ्टल बोलता है कि मेरी बात के बीच मुझे टोक मत, और वो लेवल 10 के स्पेल से उसे मार देता है, जो कि हद से ज्यादा पावरफुल था। अब वो घर वापस आ जाते हैं। मर्लिन काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थी और बोल रही थी कि मास्टर
मास्टर एफ्टल कितने ज्यादा पावरफुल हैं। एफ्टल कहता है कि फिर से वही बात, चलो आज के लिए पढ़ाई काफी है, अब सोने जाओ। जैसे ही मर्लिन वहाँ से जाने लगती है, एफ्टल नीचे गिर जाता है। वो बीमार था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो पूछता है, तुमने देख लिया है ना? मर्लिन बताती है कि मैं तो काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ और इसीलिए मैं जल्दी सीखना चाहती थी। एफ्टल सोचता है, तो ये मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही थी। मर्लिन रिक्वेस्ट करती है कि मास्टर एफ्टल प्लीज अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए। पर एफ्टल बताता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है और रेस्ट करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। मर्लिन पूछती है, पर क्यों? और इतनी बीमारी में भी आप मैजिक की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? तो एफ्टल उसे समझाता है, क्योंकि मैं तुम जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहता हूँ जो कि मेरे बाद आएंगे। मैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनना चाहता था। मर्लिन पूछती है, चाहता था, इससे आपका क्या मतलब है? एफ्टल बोलता है कि हर मेज का सपना होता है कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर मेज बने और मेरा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अफसोस मैं वो लेवल कभी अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। मर्लिन बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत पावरफुल है, लाइटनिंग एम्परर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज भी आपने लेवल 10 का स्पेल कितनी आसानी से यूज किया था। एफ्टल कहता है कि जो तुम कहना चाह रही हो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन नए यंग टैलेंटेड बच्चों के सामने मैं कुछ नहीं हूँ और डीमन किंग के अगेंस्ट लड़ाई में भी मेरी उम्र सबसे ज्यादा थी और सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी मुझे ही करना पड़ रहा था। अब अगले दिन एक स्टूडेंट एफ्टल को बताता है कि एक बड़ी खबर है, फ्लेम एम्परर ने मैजिक एप्टीट्यूड की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। ये सुन के एफ्टल हैरान था। स्टूडेंट उसकी डिटेल देता है। पेपर पढ़ते हुए एफ्टल बताता है कि मैजिक एप्टीट्यूड यानी किसी की मैजिकल क्षमताओं को पता लगा पाना, ये काम नामुमकिन समझा जाता था। पर फ्लेम एम्परर ने उसका फॉर्मूला भेजा था, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये कैसे होगा और वो फ्लेम एम्परर की तारीफ करते हुए बोलता है कि वो सच में एक जीनियस है। उसका स्टूडेंट पूछता है कि अब आप क्या करोगे? वो कहता है, ये टेस्ट करने लायक तो है, चलो ट्राई करते हैं। और वो उसका फॉर्मूला तैयार करके बोलता है कि सबसे पहले मार्लिन से शुरू करेंगे। पहले सब्जेक्ट के बाल लो और उन्हें 4 तरह के स्पेशल मैजिक वाटर में डालो, फायर, अर्थ, वाटर और विंड। जिसके बाद वाटर का कलर चेंज हो जाता है। तभी एक स्टूडेंट देखता है कि ब्लू और ग्रीन वाला काफी चमक रहा है। मर्लिन उसका मतलब पूछती है तो एफ्टल एक्सप्लेन करता है कि पेपर के मुताबिक कलर जितना ज्यादा गाढ़ा होगा और जितना ज्यादा चमकेगा, उसी के हिसाब से तुम्हारे मैजिक की रैंक ई से लेकर एस क्लास तक निर्धारित होगी। ग्रीन और ब्लू दोनों ही चमकदार और ब्राइट कलर के हैं, इसलिए लगता है कि तुम्हारा वाटर और विंड में एस रैंक है। दूसरा स्टूडेंट ट्यूब्स देख के बताता है कि बाकी की ट्यूब्स रेड और ब्राउन है, जिनका कलर थोड़ा हल्का है। इसका मतलब उसकी फायर सी रैंक पर है और अर्थ मैजिक बी रैंक पे। मर्लिन के एप्टीट्यूड देख के सभी बच्चे काफी इम्प्रेस्ड थे। एफ्टल मन में सोचता है कि ये सच में काफी बड़ी बात है। मर्लिन को शायद इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर मैंने उसे बचपन से पाला है, इसीलिए मुझे उसके एप्टीट्यूड के बारे में पता है, जिसके हिसाब से ये टेस्ट बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। वो आगे बताता है कि अभी तक हमें नहीं पता था कि बच्चा कौन से मैजिक में ज्यादा अच्छा है और इसीलिए उसे सारे बेसिक मैजिक सिखाने पड़ते थे और फिर धीरे धीरे अंदाजा लगाना पड़ता था कि वो कौन से मैजिक में अच्छा है और तब जाके हम कहीं उसके बेस्ट मैजिक में फोकस कर पाते थे, जिसमें पहले ही काफी समय बीत जाता था। लेकिन अब स्कूल शुरू होते साथ हमें पता चल जाएगा, बल्कि पैदा होते साथ पता लगा सकते हैं, जिसपे वो बचपन से ही फोकस करके काफी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इसके बाद एफ्टल खुद पे टेस्ट करना चाहता था, पर मर्लिन कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, आप तो पहले से ही 4 एम्परर्स में से एक हैं। पर बाकी स्टूडेंट्स काफी क्यूरियस थे और वो जानना चाहते थे और एफ्टल भी अपने एप्टीट्यूड जानना चाहता था। वो कहता है कि भले ही मैं हाईएस्ट लेवल तक ना पहुंच पाया हूँ, पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि जिस चीज के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, क्या वो टैलेंट मुझ में कभी था भी या फिर नहीं। एक स्टूडेंट उसका बाल लेके टेस्ट करना शुरू करता है। एफ्टल बताता है कि मैंने हर किसी से 10 गुना नहीं, पूरे 100 गुना ज्यादा मेहनत की है। बाकी एम्परर्स ने भी मेहनत की होगी, लेकिन मैंने उनसे काफी ज्यादा मेहनत की है। पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका किसी भी एलिमेंट में कोई कलर नहीं है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। स्टूडेंट पेपर पढ़ के बताता है कि कलरलेस का मतलब है कि कोई एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन आपका 0 एप्टीट्यूड होना ये तो नामुमकिन है। एफ्टल को भी लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। नो एप्टीट्यूड का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट स्पिरिट तुम्हें ब्लेस नहीं करेगी। लेकिन क्यों? मैं लाइटनिंग एम्परर हूँ। उसे लगता है कि शायद उन्होंने टेस्ट में कोई गलती कर दी, इसीलिए वो दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार भी रिजल्ट सेम था। फिर चाहे वो कितनी भी बार ट्राई करे, उसे रियलाइज होता है कि मुझे मैजिक सीखने में हमेशा बाकी लोगों से ज्यादा समय लगता था। वो तो मैंने बस कभी भी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता गया, जिसके दम पे आज मैं लाइटनिंग एम्परर हूँ। उसे रियलाइज होता है कि उसके हमेशा 100 गुना ज्यादा मेहनत करने पर भी वो बाकी एम्परर से हमेशा पीछे ही रहता था और वो हमेशा उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते थे, जिसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा था, क्योंकि मेरे पास मैजिकल एप्टीट्यूड कभी था ही नहीं। अब उसे वापस खून की उल्टी होने लगती है। मर्लिन उसके लिए गर्म पानी लेके आई थी, पर एफ्टल उसे मना कर देता है कि बाहर ही रहो। वो अकेला रूम में पड़ा हुआ था और उसकी हालत हद से ज्यादा खराब थी। वो सोचता है कि मैं हमेशा सोचता था एक दिन मैं हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन टैलेंट नाम की दीवार
को मैं कभी क्रॉस ही नहीं कर पाया। उस पल में मैंने अपनी सारी इच्छाएं और उम्मीदें खो दी थी। नहीं, बल्कि शुरुआत से ही कोई इच्छा या फिर उम्मीद थी ही नहीं। वो बीमारी से झुलसते हुए रोने लगता है और कहता है, काश मेरे पास ज्यादा समय होता। सोचा था कि मेहनत से सब हो जाएगा, पर अब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। और वो इसी हालात में मर जाता है। पर तभी एक रोशनी चमकती है और हमारे हीरो का दूसरे रीइंकार्नेशन का वक्त आ चुका था। उसके पास रीइंकार्नेशन नाम की स्किल थी, पर 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए वो भूल ही गया था। उसके सामने गॉडेस आने लगती है, जिससे वो पहले भी इसी जगह पे मिला था जब वो पहली बार दूसरी दुनिया से यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ था। गॉडेस बोलती है कि हमें मिले काफी समय हो गया एफ्टल, तुम्हारे स्किल इंडोमिटेबल ने तुम्हें कभी न हार मानने की ताकत दी थी। एफ्टल समझ जाता है कि इसी वजह से वो हमेशा बिना हार माने हार्डवर्क करता रहता था। गॉडेस आगे बताती है कि अब वक्त आ गया है तुम्हारे सेकंड रीइंकार्नेशन का, और इस बार तुम्हें स्टार्टिंग बोनस में 2 स्किल्स मिल सकती है। तो बताओ 2x ग्रोथ कैसा रहेगा? पर एफ्टल उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी मेरा पुराना मैजिकल नॉलेज है, तो अगर बस मुझे थोड़ा और टाइम मिले और मेहनत कर सकूं तो बस उतना ही काफी होगा। गॉडेस स्माइल करती है और कहती है कि जैसा मैंने सोचा था, तुमने नो एप्टीट्यूड होने के बावजूद भी 4 एम्परर्स तक का सफर किया है, और ये सिर्फ तुम्हारी स्किल की वजह से नहीं है, तुम्हारी खुद की विल पावर की वजह से है। पर शायद मैं इतने भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद गॉडेस उसे रीइंकार्नेट कर देती है। दूसरी लाइफ में एफ्टल को होश आता है और अब वो एक छोटा बच्चा बन चुका था। पहले तो वो थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर धीरे धीरे उसकी मेमोरीज वापस आने लगी थी। वो कमरे से बाहर जाता है और खुद को शीशे में देख के कहता है, मैं एफ्टल हूँ, द लाइटनिंग एम्परर। तभी उसकी मॉम इरिया उसे पीछे से हक करती है और गुड मॉर्निंग बोलती है। एफ्टल बोलता है कि मॉम मुझे सांस नहीं आ रही, जिस पर इरिया सॉरी बोलती है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए ले जाती है। अब एफ्टल बताता है कि गॉडेस ने उसे एक सेकंड रीइंकार्नेशन स्किल दी थी, जिसकी वजह से ये उसकी तीसरी लाइफ है, और 4 साल का होते ही पुराने एफ्टल की मेमोरीज उसमें वापस आने लगती है। और वो बोलता है कि इस बार मैं सच में मैजिक को मास्टर करूंगा। तभी अचानक से उसे एक और मेमोरी याद आ जाती है, जो कि मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का वाटर प्रिपेयर करने का तरीका था। पर वो उदास मन से वहाँ से बाहर आता है, क्योंकि जब उसने टेस्ट किया था तो उसका रिजल्ट पहले वाला ही निकला, यानी इस लाइफ में भी उसके पास कोई एप्टीट्यूड नहीं है। उसे लगता है कि इस बार भी लेवल 10 तक पहुँचने के बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी और वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी अचानक से उसे एक ड्रैगन दिखता है और उसकी आंखें देख के वो समझ जाता है कि उसे किसी ने गुस्सा दिलाया है। उसके पीछे काफी सारे सोल्जर्स पड़े हुए थे और वो ड्रैगन कैपिटल की तरफ जा रहा था, जिसका मतलब उनका पूरा शहर खतरे में है। वो तभी भागने लगता है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अपनी पुरानी लाइफ में होता, जहाँ पे मैं अपनी पीक पे था, तो शायद कुछ कर भी पाता, लेकिन अब मैं सिर्फ 4 साल का हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं किसी ऐसी बॉडी में पैदा होता जो कि मैजिक यूज कर पाती। लेकिन फिर उसे अपना वही पुराना स्पेल याद आता है जो उसने खुद बनाया था। ये उसका ओरिजिनल लेवल 10 का स्पेल एफ्टल है। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका स्पेल वर्क कर रहा है और वो लाइटनिंग अटैक कर देता है, जो कि उस ड्रैगन को भून डालता है और उसके चीथड़े नीचे गिरने लगे थे। एफ्टल हैरान था कि उसने किया। नाइट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मरा कैसे, और अब एफ्टल समझ जाता है कि इस बार मैं अपनी पुरानी लाइफ के पीक मैजिकल एबिलिटी के साथ पैदा हुआ हूँ, और वो भी सिर्फ 4 साल की उम्र में। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और एफ्टल बताता है कि मेरे पुराने सोल को इस बॉडी में रीइंकार्नेट हुए 3 साल हो गए हैं। उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया, जिससे मुझे ये समझ आया कि ये दुनिया वही है जहाँ पे मैं पहले रहता था, बस 4 साल बाद की। तभी उनके घर फ्रेजर नाम का बंदा आता है। इरिया इतनी दूर से आने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। फ्रेजर कहता है कि कोई बात नहीं, आखिरकार ये मेरा छोटा भाई है। एफ्टल बताता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ अकेला रहता हूँ और फ्रेजर यहाँ पे इस महीने का खर्चा देने आया है। वो कहता है कि ये ज्यादा तो नहीं है, पर फिर भी काम आएंगे। इरिया उसका शुक्रिया अदा करती है। फ्रेजर अब एफ्टल से पूछता है, और भाई क्या हाल चाल? अरे वाह, पढ़ाई में तो पूरा जोर लगा रहे हो, और तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मुश्किल बुक पढ़ रहे हो। जिस पर एफ्टल कहता है कि ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रेजर कहता है, अगर ऐसा है तो अगली बार गिफ्ट में मैं तुम्हारे लिए और बुक्स ले आऊंगा। ये सुन के एफ्टल खुश हो जाता है। इरिया कहती है कि इसकी हरकतों से ही पता चलता है कि ये आखिर बेटा किसका है। फ्रेजर कहता है, हाँ शायद इसे पूरा समझ में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जल्दी ही इन सब चीजों को मास्टर कर लेगा और पापा बहुत खुश होंगे। अब एफ्टल पूछता है, फ्रेजर मुझे पापा से कब मिलवाओगे? तो फ्रेजर उससे माफी मांगता है और क्लियर करता है कि पापा काफी बिजी हैं और उनके लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। एफ्टल उदास होकर बताता है कि मैं अपने फादर से कभी नहीं मिला। मेरे फादर ड्यूक ऑरकॉट हैं, जो कि किंगडम ऑफ अजूल में मैजिक की फील्ड में बहुत बड़े आदमी हैं। वो मेरे पास्ट लाइफ यानी लाइटनिंग एम्परर के वंशज हैं, इसीलिए मैं क्यूरियस हूँ कि वो आखिर कैसे होंगे। लेकिन मेरी मम्मी में कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, इसलिए उनकी वाइफ और दूसरी मिस्ट्रेस उन्हें पसंद नहीं करती। उनका सोचना ये है क्योंकि ये एक मेज फैमिली है, तो फिर बिना किसी एप्टीट्यूड वाले के साथ बच्चा पैदा क्यों किया? उनकी वाइफ हमसे इतनी नफरत करती थी कि हमें यहाँ बीच जंगल में भेज दिया, जिसका मतलब ये है कि पापा की फैमिली मुझे उनका बेटा नहीं
नहीं मानती और इसीलिए मैं अपने फादर से नहीं मिल पाया। फ्रेजर सॉरी कहता है और बोलता है कि मैं पापा से इस बारे में बात करूंगा। अब एफ्टल एक्सप्लेन करता है कि मेरा भाई फ्रेजर ड्यूक ऑरकोट की वाइफ का दूसरा बेटा है, उसे हम पर तरस आया और इसीलिए अब वही हमारी देखभाल करता है। फ्रेजर उसकी मॉम से पूछता है कि कुछ और मदद चाहिए हो तो बता देना। इरिया कहती है हम ठीक है और वैसे भी तुम हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करते हो। एफ्टल बोलता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है और आसपास क्या चल रहा है मुझे इस सब से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं मैजिक की पढ़ाई कर पा रहा हूँ। अब फ्रेजर उससे सवाल करता है कि एफ्टल इतनी पढ़ाई करके तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? तो एफ्टल एक्साइटेड होके बोलता है मैं एक लेजेंडरी मेज का डिसेंडेंट हूँ और जब मैं 15 साल का हो जाऊंगा तो कैपिटल में मैजिक एकेडमी जाके मैजिक की। वो इतना बोल ही रहा होता है तभी रिया उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि जैसी मैं हूँ वैसे ही इसमें भी कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है। एफ्टल बताता है कि इस जमाने में मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट काफी नॉर्मल हो गए, इसलिए मेरी नो एप्टीट्यूड होने वाली बात ऑलरेडी सबको पता है। इरिया बोलती है कि मैं सोच रही थी उसको स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाकर मिलिट्री स्कूल भेज दूं, जिस पर फ्रेजर खुश होकर बोलता है अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। देखने में भले ही ना लगता हो लेकिन मैंने मिलिट्री स्कूल में टॉप किया था। शुरुआत में तो मैंने ये सिर्फ इसीलिए किया ताकि मैं अपनी मैजिकल फैमिली के अगेंस्ट जा सकूं, लेकिन एंड में मेरा ये फैसला काफी बेहतर निकला क्योंकि मैजिक स्वॉर्ड्समैन काफी रेयर होते हैं और इसीलिए मिलिट्री में तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर की जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि चलो आज मेरे पास टाइम भी है तो क्यों ना मैं एफ्टल की स्वॉर्ड स्किल देख लूं, जिस पे इरिया भी राजी हो जाती है। अब एफ्टल ट्रेनिंग कर रहा था और फ्रेजर उसे सिखा रहा था कि कलाई में थोड़ा और जोर लगाओ। वो उसे देख के कहता है कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो, स्वॉर्ड्समैनशिप में तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। एफ्टल को अब सब समझ आ रहा था कि इसीलिए वो मुझे सिर्फ बेसिक एजुकेशन और मिलिट्री साइंस सिखा रहा था क्योंकि वो मुझे शुरुआत से ही मिलिट्री स्कूल भेजना चाहता था। शायद वो मेरे नो मैजिक एप्टीट्यूड की वजह से चिंतित होगा। अब वो उसे बाकी चीजें सिखाने लगता है पर तभी एफ्टल उसे रुकने को कहता है। फ्रेजर पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम थक गए? तो एफ्टल क्लियर करता है कि मैं असल में मैजिक एकेडमी जाना चाहता हूँ। फ्रेजर उसे समझाता है कि सुनो एफ्टल, हर इंसान कुछ चीजों में अच्छा होता है और कुछ चीजों में नहीं। एफ्टल कहता है कि मुझे पता है मेरे पास कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, मेरे पास माना है और मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं मैजिक एकेडमी ही जाऊंगा। वो सोचता है क्योंकि अब 400 साल हो गए हैं तो अगर मैं मैजिक एकेडमी गया तो मुझे पक्का अपनी मैजिकल लिमिट क्रॉस करने का कोई क्लू मिल जाएगा। फ्रेजर कहता है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें एक स्पेल कास्ट करके दिखाता हूँ, अगर तुम इसे थोड़ा भी कॉपी कर पाए तो मैं खुद तुम्हें मैजिक एकेडमी रिकमेंड करूंगा। ये सुन के एफ्टल खुश हो जाता है पर फ्रेजर थोड़ा उदास था। वो बोलता है कि माफ करना एफ्टल, मैं थोड़ा क्रूल बन रहा हूँ लेकिन इससे तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाएगा। वो उसे ध्यान से देखने को कहता है और अब फ्रेजर स्पेल चांट करके लेवल 2 का विंड स्पेल कास्ट करता है जिससे पूरा पेड़ ही कट जाता है और ये करने में उसे काफी टाइम लगा था। उसने ये एडवांस लेवल का स्पेल इसीलिए कास्ट किया था ताकि एफ्टल को रियलाइज हो जाए कि वो इस लेवल तक कभी नहीं जा सकता। उसे तो देखने में भी ये मैजिक चमत्कार जैसा लग रहा होगा, लेकिन एफ्टल हैरानी से पूछता है कि बस इतना ही? ये सुन के फ्रेजर शॉक था। वो बताता है कि इस लेवल का मैजिक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, पर इतने में ही एफ्टल बिना कुछ कहे एक स्पेल कास्ट करता है और उसके विंड स्पेल से वहाँ पे काफी तेज हवा चलने लगी थी और आधा जंगल साफ हो चुका था। फ्रेजर शॉक था कि एक 7 साल का बच्चा बिना किसी इनकांटेशन के तुरंत ऐसा मैजिक कैसे कास्ट कर सकता है। ऐसा तो बस एक सेज कर सकता है जिसने सालों तक ट्रेनिंग करी हो, ना कि कोई 7 साल का बच्चा। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। वो उससे पूछता है एफ्टल आखिर तुमने किया क्या? वो उससे माफी मांगते हुए कहता है माफ करना, तुमने तो मुझसे बस लेवल 2 स्पेल कॉपी करने को कहा था पर मैंने गलती से लेवल 4 कर दिया। ये सुन के फ्रेजर बौखला जाता है कि लेवल 4 वो तो अल्ट्रा एडवांस मैजिक है। एफ्टल सोचता है लेकिन लेवल 4 तो लो लेवल मैजिक होता है। फ्रेजर पूछता है कि आखिर ऐसे एडवांस मैजिक तुम कैसे यूज कर सकते हो? अब एफ्टल उसे रीइंकार्नेशन की बात तो नहीं बता सकता, इसीलिए वो उसे समझा नहीं पाता और बोलता है कि ये सब नॉलेज मैं हासिल कर रहा था और सच बोलूं तो मैं लेवल 10 तक कर सकता हूँ। अब फ्रेजर पागल हो चुका था कि लेवल 10 वो तो एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी है और वो बेहोश हो जाता है। एफ्टल को रियलाइज होता है कि इस लाइफ में मैंने कभी भी किसी को मैजिक करते हुए नहीं देखा, लेकिन फ्रेजर का रिएक्शन देख के समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जब मैंने उस ड्रैगन को हराया था तब भी सबका रिएक्शन ऐसा ही था। सोल्जर्स को लगा ही नहीं कि वो कोई मैजिक है, वो तो इसे चमत्कार कह रहे थे, जैसे भगवान ने उनकी रक्षा की। एफ्टल मैजिक लेवल पे रिसर्च करता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि इस जमाने में सच में कुछ गड़बड़ है। पता नहीं इन 400 सालों में क्या हुआ, लेकिन मैजिक कल्चर बहुत नीचे गिर गया है और हमें पता चलता है कि 4 एम्परर्स का जो रिचुअल मैजिक था जिसे वो साथ में कास्ट करते थे और जो लेवल 10 के स्पेल हैं जो वो अकेले कास्ट किया करते थे अब अननोन है। और आज के जमाने में अल्ट्रा एडवांस मैजिक हमारे जमाने का लोअर मैजिक हुआ करता था। वहीं इनके एडवांस मैजिक से पहले के बच्चे शुरुआत किया करते थे और यहाँ पे बिना इनकैंटेशन के स्पेल कास्ट करना भी कॉमन नहीं माना जाता, इसीलिए वो बेहोश हो गया। मुझे तो उससे माफी मांगनी चाहिए। तभी फ्रेजर होश में आ जाता है और शॉक में बड़बड़ाने लगता है कि एक 7 साल का बच्चा बिना किसी इनकैंटेशन के स्पेल कास्ट कर रहा है। लेकिन एफ्टल अनजान बनने का नाटक करता है कि ये आप क्या बोल रहे हो, आपको याद नहीं है
है क्या, आपने एक जबरदस्त स्पेल से एक पेड़ को उड़ा दिया था और उसका एक टुकड़ा आपके सर पे लगा, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए थे। फ्रेजर कहता है अच्छा तो ऐसा हुआ था। उसे लगने लगा कि वो एक सपना था, जिसके बाद एफ्टल ने डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई सीक्रेटली जारी रखेगा और उसने कुछ टाइम के लिए फ्रेजर के साथ मिलिट्री स्कूल जाने वाली बात पे भी हाँ बोल दिया। अब वो फ्रेजर से तलवारबाजी सीखने लगता है और वो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि ट्रेनिंग के वक्त तुम बहुत आगे निकल रहे हो, हमेशा अपने ओपोनेंट पे नजर रखो। एफ्टल बताता है कि असल में मुझे मिलिट्री स्कूल नहीं जाना, लेकिन मेरी पास्ट लाइफ की इंडोमिटेबल स्किल ने मेरी पर्सनैलिटी को थोड़ा बदल दिया है, क्योंकि अब मुझे जितनी भी बार हार मिलती है मुझे उतना ही गुस्सा आता है। वो फ्रेजर से एक और बार लड़ने को कहता है, लेकिन हर बार हार जाता है। अब ट्रेनिंग करते करते वो 10 साल का हो गया था। तब उसने फैसला किया कि मैं मैजिक के साथ मार्शल आर्ट सीख के और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। वो एक ट्रंक के टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि अब उसे स्वॉर्ड यूज करने में मजा आने लगा था। वो सोचता है कि एक पावरफुल मैजिक स्वॉर्ड्समैन बनने का टाइटल भी कूल लगेगा। तभी फ्रेजर उसे आवाज देता है कि आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। एफ्टल बताता है कि काफी समय बीत चुका है और मेरा बड़ा भाई हफ्ते में 3 बार मुझे लड़ना सिखाता है। फ्रेजर बताता है कि आज हम कुछ अलग करेंगे, ये तुम्हारा स्पेशल लेसन होगा, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल कोच बुलाया है। तभी एफ्टल के पीछे एक पहाड़ जैसा आदमी आके खड़ा होता है और कहता है तो ये है वो बच्चा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। फ्रेजर इंट्रो कराते हुए बताता है कि एफ्टल ये मिस्टर मोरिया हैं, जो कि किंगडम ऑफ अजूल के फॉर्मर नाइट कमांडर हैं। एफ्टल उसे हेलो बोलता है। तभी मोरिया चैलेंज करते हुए कहता है ठीक है, तुम जैसे मर्जी मुझ पर वैसे अटैक करो, पहला शॉट तुम्हारा है, इसलिए रेडी हो जाओ। वो उल्टा वहाँ से जाने लगता है। एफ्टल सोचता है कि उन्होंने जैसे मर्जी तो बोल दिया, लेकिन मुझे उनमें कोई ओपनिंग नहीं दिख रही और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोरिया टोंट मारते हुए कहता है कि क्या हुआ, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम सिर्फ चुपचाप खड़े हो। एफ्टल मन में सोचता है कि ऐसा नहीं है कि मैं हिल नहीं रहा, बल्कि सच तो ये है कि मैं उनके ऑरा की वजह से हिल ही नहीं पा रहा। मोरिया कहता है तो मैं ही आता हूँ और वो काफी तेजी से हमला करता है। एफ्टल उससे बच जाता है और सोचता है कि ये तो काफी तेज है, मुझे तो उनकी स्वॉर्ड हिलती हुई भी नहीं दिखी। मोरिया बोलता है कि तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत स्लो है, क्या तुम में इतनी ही ताकत है? तो एफ्टल अपनी फिजिकल एबिलिटी एनहांस टेक्निक का यूज करता है। मोरिया हैरान था कि वो इतनी सी उम्र में फिजिकल एनहांसमेंट यूज कर सकता है। वो इम्प्रेस होकर फ्रेजर से कहता है कि मुझे अब समझ आया कि तुमने मुझे इसे रिकमेंड क्यों किया। फ्रेजर बताता है कि जब मैं इसे ट्रेन कर रहा था मुझे तभी रियलाइज हो गया था कि इसके स्वॉर्ड पकड़ते वक्त हाथों में हल्का सा माना होता है। भले ही इसमें मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे ये अपनी बॉडी के अंदर माना को काफी स्मूथली कंट्रोल कर लेता है, बिल्कुल एक सेज की तरह। एफ्टल मन में सोचता है क्योंकि मैं सच में एक सेज ही था। मोरिया ये सुन के हंसने लगता है कि इसका मतलब ये मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन माना को एक मेज की तरह कंट्रोल कर सकता है। एफ्टल गुस्से में कहता है कि अगर मैंने अपना मैजिक यूज किया तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसे जीतने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें कॉम्बैट में ही हराना चाहता हूँ। मोरिया उस पर अटैक करता है। वो उसे काफी भारी लग रहा था। मोरिया उससे बोलता है कि तुम्हारे अंदर अभी स्किल्स की कमी है और उससे भी ज्यादा तुम्हारी हाइट और मसल की, इसीलिए मुझे हराने में तुम्हें कम से कम 3 साल और लगेंगे। तभी वो अपनी तलवार स्लाइड करता है और उसे हाथ से पकड़ के नीचे पटक देता है। एफ्टल हैरान था कि मेरी बॉडी ने खुद मूव किया और उसे याद आता है कि ये टेक्निक मैंने अपनी असली दुनिया में सीखी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पे काम आएगी। मोरिया अपनी हार एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि मैं इस फाइट में हार गया, इसलिए तुम टेस्ट में पास हुए। एफ्टल को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब एक टेस्ट था। तो फ्रेजर उससे कहता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया, मिस्टर मोरिया अजूल स्कूल ऑफ मिलिट्री साइंस के हेड है, यानी ये मिलिट्री स्कूल के हेड मास्टर है। ये बात सुन के एफ्टल हैरान था। फ्रेजर खुशी खुशी बताता है कि 15 साल की उम्र में तुम प्रॉपर मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट बन जाओगे और तुम्हारी मॉम को तुम पर बहुत प्राउड होगा। मोरिया क्लियर करता है कि मैं तुमसे लड़ाई में तो हारा हूँ, लेकिन स्वॉर्ड्स फाइट में मैं ही जीता हूँ। एफ्टल कहता है ये कैसा लॉजिक है भाई। अब अगले दिन फ्रेजर मौसम देख के कहता है लगता है बारिश होने वाली है। एफ्टल कहाँ पे है? क्या वो अभी भी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है? इरिया बताती है कि मौसम चाहे कितना भी खराब हो जाए, लेकिन वो ट्रेनिंग से कभी वापस नहीं आता, बस उम्मीद है कि वो भीग कर बीमार ना पड़ जाए। इधर एफ्टल लेवल 10 का मैजिक कास्ट करता है, जो कि काफी पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि लेवल 9 और 10 का मैजिक कास्ट करने में थोड़ा टाइम लैग होता है। पर मेरे लिए ऐसे बारिश वाले दिन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं किसी को पता चले बिना चुपचाप अपनी मैजिक प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे फ्रेजर आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे अभी बहुत बड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक देखा, क्या तुम ठीक हो? एफ्टल कहता है अच्छा वो चीज, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एफ्टल मन में सोच रहा था कि लगता है मैंने इसे फिर से डरा दिया। अब फ्रेजर उसे समझाता है कि सुनो, अगले साल तुम मिलिट्री स्कूल जा रहे हो, इसीलिए अपना ख्याल रखना। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है एफ्टल, पर ऐसे खराब मौसम में बाहर ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। एफ्टल बताता है कि उस एंट्रेंस एग्जाम के बाद से मेरा मिलिट्री स्कूल जाना डिसाइड हो गया था और इस दुनिया में 15 साल की उम्र में लोग एडल्ट माने जाते हैं और अभी मैं 14 साल का हूँ, लेकिन मैं मिलिट्री स्कूल नहीं जाना चाहता। और क्योंकि अब हर जगह पे मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसके कारण मेरा मैजिक के रास्ते पे आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं 15 साल का होते ही ये घर छोड़ दूंगा और अपने दम पे
मैजिक अकेडमी जाऊंगा। फ्रेजर अब उसे खुश होकर बताता है कि मेरे पास आज बहुत अच्छी खबर है। इधर इरिया भी ये सुन के खुश हो जाती है कि एफ्टल के फादर उससे मिलना चाहते हैं। वो रोते हुए फ्रेजर से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ही उसे मिलिट्री साइंस और स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई है। वो एफ्टल से कहती है कि ये बहुत बड़ी बात है और उसे गले लगाती है कि आखिरकार उन्होंने तुम्हें रिकॉग्नाइज करने लायक तो समझा। एफ्टल सोचता है कि सच बोलूं तो जिस आदमी ने मुझे 14 साल तक इग्नोर किया उससे मिलने का मुझे कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, लेकिन उन दोनों को खुश देखकर वो जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो दोनों खुशी के आंसू रो रहे थे। अब एफ्टल उनके बंगले को देख के हैरान हो जाता है कि ये मैंशन कितना बड़ा है। वैसे तो वो यहाँ पे सिर्फ उन दोनों की खुशी के लिए आया था, लेकिन वो अपने खुद के वंशज से मिलने के लिए एक्साइटेड भी था। फ्रेजर अपने फादर से कहता है कि मैं इसे ले आया। वहाँ उसका एक और लड़का खड़ा हुआ था। तभी एफ्टल आगे बढ़ के बोलता है, हेलो फादर, मैं एफ्टल हूँ। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन वो गुस्से में कहता है कि मुझे ड्यूक ऑरकॉट बुलाओ। मैंने कभी तुम्हें अपना बेटा नहीं माना और तुम हमारी फैमिली को शर्मिंदा करते हो। एफ्टल सोचता है कि तुम अपने बेटे से 14 साल में पहली बार मिल रहे हो। वो कहता है ठीक है ड्यूक ऑरकॉट। वो उसे टोंट मारते हुए कहता है कि तुम लाइटनिंग एम्परर के डिसेंडेंट हो, पर फिर भी तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है। ये देख के तो खुद लाइटनिंग एम्परर भी रो रहे होंगे। एफ्टल बोलता है हाँ, वो सच में रो रहे होंगे, क्योंकि वो लाइटनिंग एम्परर मैं ही हूँ। वो ये देख के दुखी था कि मैं अपने जिस डिसेंडेंट से मिला वो एक नंबर का घटिया आदमी निकला। ड्यूक उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मिलिट्री स्कूल का स्पेशल इन्विटेशन मिला है। एफ्टल हाँ कहता है। ये सुन के वो हंसने लगता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया। उसे हंसता देख एफ्टल को लगता है भले ही वो मुझे अपना बेटा ना मानते हो, लेकिन शायद एक पिता के तौर पे वो मेरे लिए खुश हैं। शायद ये आदमी इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। लेकिन तभी ड्यूक बोलता है कि ये सच में बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे खाने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा और तुम इन्विटेशन पे जा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें खाना और रहना सब फ्री मिलेगा, और तीसरे साल से तो तुम्हें तनख्वाह भी मिलने लग जाएगी। इसका मतलब अब मुझे तुम पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट रहेगा। बस तुम वहाँ जाके हमारी फैमिली का नाम खराब मत करना। एफ्टल गुस्से में कहता है कि मैंने इसके बारे में जो भी अच्छा कहा वो सब मैं वापस लेता हूँ। क्या इसने मुझे यहाँ पे सिर्फ ये सब बातें करने के लिए बुलाया था? ड्यूक अपने दूसरे बेटे जाओचिम से कहता है कि भले ही मैंने इसे बिना सोचे पैदा किया, लेकिन लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए तुम इसे एक बार चेक कर लो, कहीं ये मिलिट्री स्कूल जाके हमें एम्बैरस तो नहीं करेगा। देखो कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है भी या फिर नहीं। जाओचिम इविल स्माइल के साथ बोलता है कि इस कुत्ते को इसका सबक सिखाने में मुझे बहुत खुशी होगी। फ्रेजर उन्हें रोकने का ट्राई करता है, पर एफ्टल समझ जाता है कि मुझे यहाँ बुलाने का असली मकसद यही था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है और वो लोग लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं। फ्रेजर एफ्टल को समझाता है कि चाहे ये बैटल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्यों ना हो, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना, क्योंकि भले ही देखने में ऐसा नहीं लगता, लेकिन जाओचिम ने स्कूल में स्वॉर्ड फाइटिंग में टॉप किया था और वो बहुत स्किल्ड है। इसीलिए अगर ऐसा लगे कि तुम नहीं जीत पाओगे तो तुरंत सरेंडर कर देना। वो कहता है ठीक है। अब जाओचिम उससे कहता है कि तेरे पास भागने का ऑप्शन था ना। एफ्टल कहता है मैं नहीं भागने वाला। फिर जाओचिम उसे स्वॉर्ड देता है, जिसे पकड़ते ही एफ्टल सरप्राइज था कि ये तो बहुत भारी है। जाओचिम एक्सप्लेन करता है कि ये हार्ड वुडन स्वॉर्ड है, जिसे हम नॉर्मली यूज नहीं करते, क्योंकि इसके एक सॉलिड अटैक से ही हड्डी टूट सकती है और ज्यादा तेज लगा तो तुम्हारा सर भी फूट सकता है। तुम इसका मतलब समझ रहे हो ना? पर एफ्टल कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आया। जाओचिम चिल्ला के कहता है कि तेरी माँ तो बेवकूफ है ही, लेकिन बेटा भी बेवकूफ निकला। मैं जाओचिम, असली खानदान का सबसे बड़ा बेटा, तुम्हें और तुम्हारी बेवकूफ माँ को सबक सिखाऊंगा। तुम दोनों सुअर किसी को पसंद नहीं हो, और उस घटिया औरत में तो कोई मैजिकल एप्टीट्यूड भी नहीं था, और उसने पापा को रो रो के मनाया था कि तुझे जन्म लेने दें, और अब तुझ में भी कोई एप्टीट्यूड नहीं है। तेरी माँ ने पूरे खानदान को शर्मिंदा किया है और मैं तो उसको मारना चाहता था, पर अब तुझे ही मार के काम चलाऊंगा। चल तुझ पे थोड़ी मेहरबानी करके तुझे अपाहिज बना के छोड़ दूंगा। पहला अटैक तू कर। क्या हुआ, डर गया क्या? पर एफ्टल काफी गुस्से में था। अब जाओचिम उसकी माँ के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। ये सब सुन के एफ्टल को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये दोनों हरामी मेरे वंशज हैं। अब एफ्टल उस पर अटैक करता है, जिससे वो मुश्किल से ही बच पाता है, और वो लगातार उस पर अटैक करने लगता है। उसे ऐसे देख के एफ्टल सोच रहा था कि इसे सच में तलवार चलाना आता भी है या फिर सब झूठ था। जाओचिम को समझ ही नहीं आ रहा था कि एफ्टल के अटैक के सामने क्या करे, और अब फाइनली वो उसके एक अटैक को ब्लॉक करके काफी खुश हो रहा था। लेकिन तभी एफ्टल अपनी फिजिकल एनहांस एबिलिटी यूज कर लेता है और उसका मुंह पिचका के उसे दूर फेंक के मारता है। ये देख के सभी लोग हैरान थे, यहाँ तक कि ड्यूक भी। एफ्टल उसे वार्निंग देता है कि अगर फिर से मेरी माँ की इंसल्ट की तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर वो अपनी माँ के पास जाके बोलता है कि काम खत्म हो गया। उसकी मॉम हैरान थी कि क्या ये वही एफ्टल है जिसे मैं जानती हूँ? वो कहता है हाँ बिल्कुल वही हूँ। फिर वो ड्यूक से कहता है फादर, आज इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन ड्यूक की हालत खराब हो चुकी थी और वो उसे मिलिट्री स्कूल जाने के लिए गुड लक बोलता है। फिर 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन एफ्टल को शक था कि उस सब के बाद वो लोग कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। उसकी मॉम उसके लिए एप्पल पाई लेके आई थी। वो काफी
खुश था क्योंकि ये उसका फेवरेट है। पर तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जब वो बाहर देखते हैं तो वहाँ पे फ्रेजर था। वो अपने साथ एक बच्चा लेके आया था। वो कहता है कि तुम लोगों को ऐसे डराने के लिए माफी चाहता हूँ। फिर हम पहले का सीन देखते हैं जब फ्रेजर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा था कि होली नाइट्स और अजूल आर्मी पड़ोसी राज्य से लड़ने गए हैं और जब तक वो वापस नहीं आ जाते हम रॉयल गार्ड वालों को ही कैपिटल की रक्षा करनी है। मोरिया पूछता है कि क्या आप शहर को बचाने के लिए हमें मिलिट्री स्कूल के बच्चों को लड़ाना पड़ेगा। वो कहता है हाँ, क्योंकि हमें ये जानकारी मिली है हमारी मेन मिलिट्री के जाने के बाद मिनिस्टर्स का फैक्शन प्रिंस को मरवाने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुन के वो हैरान था। तभी एक सोल्जर आके बताता है कि साउदर्न बारबेरियंस कैपिटल पर अटैक कर रहे हैं और वहाँ पे धमाका होता है। फ्रेजर तुरंत सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी करो, प्रिंस को किसी सेफ जगह ले जाओ। अब क्योंकि हमला अचानक हुआ तो उसे लगा कि सबसे सेफ जगह तो यही है क्योंकि ये जंगल के बीच है। ये सुन के एफ्टल सोचने लगता है कि पिछले किंग के दूसरे बेटे में बड़े बेटे से ज्यादा टैलेंट था, इसीलिए दूसरे बेटे को किंग बनाया गया और बड़े बेटे को क्राउन मिनिस्टर। और पहले छोटे बेटे का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए उसके बाद राजगद्दी बड़े बेटे को ही मिलती। लेकिन क्योंकि अब उसका बेटा हो चुका है इसीलिए मिनिस्टर का फैक्शन उसे मरवाना चाहता है। फिर एफ्टल पूछता है पर फिर भी बारबेरियंस कैपिटल में कैसे घुस गए जबकि तुमने तो डिफेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखी थी। जिस पर फ्रेजर रिप्लाई देता है कि मुझे लगता है इस सब के पीछे हमारे डैड हैं, क्योंकि अगर तख्ता पलट हुआ तो स्टेटस और पावर के हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ही होगा। मोरिया पूछता है कि अब क्या करें तो फ्रेजर समझाता है कि हम कैपिटल वापस नहीं जा सकते, इसीलिए बॉर्डर क्रॉस करके प्रिंस को मेन आर्मी के पास सेफ पहुंचाना होगा। फिर वो एरिया का शुक्रिया अदा करता है और जाने लगता है। पर तभी एफ्टल बाहर आता है और साथ चलने को कहता है, जिसपे मोरिया उसकी तारीफ करता है कि इस समय तो हर तरह की हेल्प काम आएगी। अब एफ्टल बताता है कि मुझे अच्छे से याद है कि 400 साल पहले किंग ने डीमन आर्मी के अगेंस्ट लड़ते वक्त हमें सप्लाईज दिए थे, इसीलिए इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। वो अपनी मॉम को अलविदा करके वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं अपने फादर और उसके आदमियों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फिर फ्रेजर प्लान बताता है कि हम नील फॉरेस्ट से होते हुए मोरालिस प्लेन्स क्रॉस करेंगे और फिर बॉर्डर आ जाएगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए एफ्टल को कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिसपे फ्रेजर भी एग्री करता है और कहता है कि ये जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है और यहाँ पे कोई जानवर भी नहीं दिख रहा। तभी उन्हें बिजली कड़कने की आवाज आती है। अब क्योंकि पेड़ों पे बिजली गिरने के चांस ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन बाहर आते ही वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने उनके फादर ड्यूक की पर्सनल मेज डिवीजन हमला करने के लिए खड़ी हुई थी। वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए वापस लौटने का सोचते हैं। पर तभी एफ्टल बताता है कि पीछे के रास्ते में किसी ने आग लगा दी है। मोरिया परेशान था कि प्रिंस को यहाँ से बाहर निकालने का क्या कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पीछे आग है और आगे पूरी आर्मी। जिस पर फ्रेजर फैसला करता है कि मैं जाके पापा को मनाने की कोशिश करता हूँ। मोरिया कहता है कि आखिर तुम उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो। वो कहता है मेरे पापा इतने भी बुरे इंसान नहीं है। फिर वो आगे बढ़कर आवाज लगाता है कि फादर मैं निहत्था हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए, ये सब यहीं पे रोक दीजिए, हम बातचीत करके इसे सुलझा सकते हैं, अभी भी टाइम है, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और कैपिटल वापस चलते हैं। जाओचिम अपने फादर से पूछता है कि अब क्या करें। ऑर्कॉट बोलता है कि मेरा अपना बेटा मुझसे बात करना चाहता है, इसीलिए मैं जाऊंगा। फ्रेजर उसे देख के पूछता है कि आप यहाँ पे आए हैं तो क्या इसका मतलब आप बात करने के लिए रेडी हैं? मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? ड्यूक कहता है हाँ मैं सब समझ रहा हूँ कि तू मेरे रास्ते का कांटा है, और वो उसे एक जोर का झटका देता है जिससे वो बेहोश हो चुका था। ड्यूक हंसने लगता है और अपने मेजेस को उसे पूरा खत्म करने का ऑर्डर देता है। ये देख के मोरिया बताता है कि ये तो सबसे पावरफुल रिचुअल स्पेल है जो कि लेजेंडरी एम्परर्स में से एक के नाम है, लेवल 6 एफ्टल। वो उसे बचाना चाहता था लेकिन मोरिया उसे रोक लेता है और वो स्पेल काफी पावरफुल था जिससे चारों तरफ आग लग चुकी थी। ये देख के एफ्टल को काफी गुस्सा आता है क्योंकि फ्रेजर सिर्फ एक बच्चे को बचाना चाहता था। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ चुका था, यहाँ तक कि मोरिया को भी लग रहा था जैसे एफ्टल के अंदर कुछ बदल गया है। वो गुस्से में बोलता है मैं इनको सिखाऊंगा कि असली मैजिक क्या होता है। मोरिया उसे रोकने का ट्राई करता है पर एफ्टल ने जाते साथ लेवल 9 का क्रिस्टल स्पेल कास्ट कर दिया था जिससे सारी आग बुझ जाती है और पूरा एरिया फ्रीज हो जाता है। वो बर्फ उन तक भी पहुंच रही थी। जाओचिम भी हैरान था कि इतना पावरफुल स्पेल आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और ड्यूक की भी आंखें फटी रह गई थी। एफ्टल बोलता है लगता है इस दुनिया में तुमने किसी को भी इस लेवल का स्पेल अकेले कास्ट करते हुए नहीं देखा होगा। वाटर मैजिक मेरी स्पेशलिटी नहीं है, पर फिर भी तुम्हारी औकात इसे रोकने की भी नहीं है। मुझे लगा था कि मैंने अपने बेटे को मैजिक और लड़ना दोनों अच्छे से सिखाया था। ड्यूक ये देख के हैरान था कि सामने एफ्टल खड़ा है। वो गुस्से में चिल्लाता है बेवकूफो क्या कर रहे हो, वो हमारा दुश्मन है, उसे मैजिकल डिवीजन की ताकत दिखाओ। अब सभी सोल्जर्स मिलके लेवल 5 का एक्सप्लोजन एरो फायर करते हैं जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। ड्यूक को लगा था कि वो मर गया पर एफ्टल ने आसानी से डिफेंस कर लिया था। वो कहता है तुमने क्या सोचा ये मुझे हिट कर लेगा? ये देख के सभी मेजेस बौखला जाते हैं, ये जिंदा कैसे है, हमने तो उस पर डायरेक्ट हिट किया था। एफ्टल कहता है मैजिक सर्कल डिफेंस नाम की भी चीज होती है, तुम्हें सच में नहीं पता कितने जाहिल लोग हैं। अब ड्यूक उन्हें उनका
का सबसे पावरफुल स्पेल लेवल 6 एफ्टल कास्ट करने को कहता है और सारी यूनिट अलग अलग ग्रुप बना के उस पे अटैक करती है। एफ्टल गुस्सा था कि ऐसी घटिया चीज में मेरा नाम यूज करना एक इंसल्ट है और वो डिफेंस में लेवल 7 का एक्स्ट्रा मैजिक गार्ड यूज करता है। ये देख के मेजेस हैरान थे कि आखिर ये एक लेजेंडरी स्पेल को एक सेकंड में कैसे रोक सकता है, कोई मौसर है क्या। एफ्टल उन पे हंसता है कि तुम मेरे सामने कितने लाचार हो और वो पलक झपकते ही उनके पास पहुंच के उन्हें मारना शुरू करता है और एक ही बारी में कईयों को मार डालता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ मेरे भाई फ्रेजर ने मुझे ट्रेन किया क्योंकि अब मुझे स्वॉर्ड यूज करना पसंद है। अब वो एक लेवल 2 का स्पेल अपनी स्वॉर्ड पे अप्लाई करता है। वहीं एक मेज एक स्पेल बड़बड़ा रहा था लेकिन एफ्टल एक ही स्विंग में उसे राख कर देता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रख। बाकी सारे मेज अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। वो कहता है क्या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि वॉर में पीठ दिखा के नहीं भागते, चलो मरने से पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। और वो अपना ओरिजिनल स्पेल कास्ट करने लगता है। मेजेस हैरान थे कि उनके ऊपर बादल इकट्ठा हो चुके हैं, क्या ये वेदर को कंट्रोल कर रहा है, ये तो लॉस्ट मैजिक है। एफ्टल कहता है बेवकूफो ये सिर्फ बादल नहीं है और ये तुम्हारे उस घटिया मैजिक की तरह मामूली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने वाली बकवास नहीं है, बल्कि मैं खुद लाइटनिंग को कंट्रोल करता हूँ। ये मेरा अल्टीमेट स्पेल लेवल 10 एफ्टल है। ये सुन के मेज पागल हो जाते हैं कि लेवल 10 का स्पेल और आसमान से लाइटनिंग गिर के उनका नामो निशान मिटा देती है। लेकिन एफ्टल ने जाओचिम और ड्यूक को सुरक्षित बचा लिया था। जाओचिम उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ड्यूक के मेजेस पे अटैक करके खुद बच जाओगे। तभी वो उसे बिजली का झटका देके बेहोश कर देता है। ड्यूक कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, पर एफ्टल उसे उसका गुनाह याद दिलाता है कि तुमने क्राउन प्रिंस को असासिनेट कराने की कोशिश की है, इसीलिए अगर अपराधी ऐसे ही मर जाएगा तो मजा नहीं आएगा। ड्यूक धमकी देता है कि अगर तू मुझ पे अटैक करेगा तो आर्मी तुझे गद्दार समझेगी। अब एफ्टल उसे भी झटका देता है और बोलता है अपने खुद के बेटे को मारने वाले हरामी पे मैं कोई रहम नहीं करूंगा। वो बताता है कि इसी तरह तख्ता पलट की साजिश फेल हो गई। वहीं ड्यूक और जाओचिम का सबके सामने सर कलम करवा दिया गया। इधर एफ्टल फ्रेजर को ठीक देख के काफी खुश था। फ्रेजर बताता है कि हमारे खानदान के एक पुराने नेकलेस ने मेरी जान बचा ली। एफ्टल बताता है कि ये ओबीडियंस गार्ड है जो कि कभी मेरा हुआ करता था। फ्रेजर कहता है लगता है लाइटनिंग एम्परर ने मेरी जान बचा ली, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब एफ्टल रोते हुए उसे गले लगा लेता है। वो खुश था कि फ्रेजर जिंदा बच गया। फिर वो बताता है कि धोखा देने के लिए फादर का टाइटल छीन लिया गया, पर क्योंकि फ्रेजर ने अपनी जान पे खेल के क्राउन प्रिंस को बचाया था इसीलिए हमारा राजघराना बच गया और अब फ्रेजर उसे संभालता है। उसके बाद एफ्टल उन्हें लेवल 7 का ईवल फ्लेयर कास्ट करके दिखाता है और तुरंत बाद लेवल 7 का विंड मैजिक भी यूज करता है। ये देख के फ्रेजर हैरान था कि लगातार 2 लेवल 7 के स्पेल, क्या ये तुम्हारी असली ताकत है। वो कहता है माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। फ्रेजर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा ना बताने का कोई रीजन तो जरूर होगा। मोरिया बोलता है अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, क्योंकि इतनी पावर के साथ तुम्हारे कुछ सीक्रेट्स तो जरूर होंगे। और वैसे भी वो अपने रीइंकार्नेशन की बात उन्हें नहीं बता सकता था। उसके बाद वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि ये सीक्रेट सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसी ताकत लोगों की नजरों में आई तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। फ्रेजर पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं मैजिक स्कूल ज्वाइन करूंगा। मोरिया हैरान था कि इतनी पावर होने के बाद भी मैजिक स्कूल। वो कहता है मैं और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे हर चीज मैजिक पे बेच दो, जिसपे फ्रेजर भी राजी हो जाता है। और मोरिया उसकी पीठ पे मार के कहता है कि मैं तुम्हारे 15 साल का होने तक तुम्हें ट्रेन करूंगा, क्योंकि स्वॉर्ड में हाथ पक्का होना हमेशा काम आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।